भारत में परंपरागत कृषि ट्रेडिशनल फार्मिंग तथा उसके योजना काल में क्या परिवर्तन आए, पंचवर्षीय योजनाओं आदि के क्या प्रभाव उस पर पड़े हैं, उसका आज डिस्कशन करेंगे। परंपरागत कृषि भारतीय कृषि भारत में जो कृषि का व्यवसाय है वो देश की 2/3 जनसंख्या का पालन पोषण करती है। वस्तुतः यहाँ कृषि एक व्यवसाय न होकर एक जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है। भारत की कृषि जीवन निर्वाह मूलक है, सब्सिस्टेंस टाइप की है और इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता पाई जाती है। भारत की कृषि मानसून पर आश्रित है, मानसून का जुआ है। मानसून अच्छे होने पर कृषि का उत्पादन अच्छा हो जाता है, अन्यथा इसका उत्पादन सूखे के समय में बहुत कम या पूरी तरह से नगण्य भी हो सकता है। भारत की इतनी अधिक श्रम शक्ति कृषि में संलग्न होने के बावजूद राष्ट्रीय आय में इसका योगदान करीब 14% या के आसपास है, जो कि बहुत कम है, अपर्याप्त है। इसका मतलब है कि देश की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या जो है वो कृषि से जुड़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये तो अभी भी वर्तमान काल में भी ये स्थिति बनी हुई है। भारत में परंपरागत कृषि की विशेषताएं देखें तो सबसे पहले क्या है, मानव श्रम का अधिक प्रयोग। कृषि में आधुनिकीकरण अब भी कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही पहुंचा है। मानव और पशु शक्ति का श्रम अधिक किया जाता रहा है और अब भी है बहुत सारे क्षेत्रों में। दूसरा है विभिन्न कृषि प्रणालियों का प्रयोग। भारत में अनेक पद्धतियों से, प्रणालियों, सिस्टम से कृषि की जाती है। इसका मुख्य कारण कृषि कार्य की लंबी विरासत, कृषि के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, कृषकों की गरीबी है, शिक्षा, भरण पोषण के अन्य साधनों का अभाव, यातायात की कमी आदि है। भारत में अब भी कई भागों में स्थानांतरणशील कृषि, पशुचारण, प्रारंभिक स्थायी कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जिसमें श्रम सघन छोटे छोटे खेतों में चावल की खेती की जाती है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। दूर के क्षेत्र में जो तटों से दूर है वहाँ बारिश जहाँ कम होती है वहाँ चावल का स्थान गेहूँ या अन्य अनाज ले लेते हैं, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। और फिर एक कृषि का स्वरूप है जो देश के बड़े हिस्से में मिलेगा, निर्वाह मूलक अन्न कृषि एवं पशुपालन। अन्न का उत्पादन किया जाता है निर्वाह के लिए और उसके साथ कुछ पशुपालन का काम भी होता है। कृषि की परंपरागत कृषि की तीसरी विशेषता है कि इसका व्यावसायीकरण कम हुआ है। अपने पेट भरने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए ही फसलें उत्पादित करना संभव हो पाता है, जबकि इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि बाज़ार में बेचा जा सके, तो कमर्शलाइजेशन नहीं है। दूसरा है नवाचारों का अभाव। भारतीय जो परंपरागत कृषि है वो लंबे समय से एक ही प्रारूप पर होती आई है। इसमें निवेश नवाचारों का, नई खोजों का, इनोवेशंस का निवेश बहुत कम हो पाया है। हालांकि पिछले दशकों में हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभाव स्वरूप हमें ये परिवर्तन भी दिखाई दिया है, लेकिन अब भी ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, पंप सेट आदि का उपयोग कुछ प्रगतिशील क्षेत्रों तक ही सीमित है। अगली विशेषता है छोटा जोत आकार। छोटे छोटे जोत हैं कृषक परिवारों के पास, लंबी अवधि की विरासत, परिवारों का बड़ा होना और फिर उनकी भूमि का या संपत्ति का बंटवारा, कृषि पर अधिक निर्भरता, भूमि स्वामित्व संबंधी कानून और विविध फसलों को उगाने की मनोवृत्ति के कारण जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया है। छोटे जोत होने से कृषि की नई पद्धतियों को अपनाने में, नई टेक्निक का उपयोग करने में कठिनाई होती है।
प्रति व्यक्ति न्यून उत्पादकता है। भारतीय कृषि की प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम रही है और परंपरागत कृषि के क्षेत्र में अब भी कम है, क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं और उस पर बड़े बड़े परिवार आश्रित हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम हो जाती है। हालांकि प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता तो उच्च होती है, लेकिन खेत इतने छोटे हैं कि उससे ज़्यादा उत्पादन है ना, नाम मात्र का ही उत्पादन होता है, काम चलाने के लिए ही हो पाता है। फिर एक विशेषता खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। भारतीय कृषि शुरू से ही आजीविका प्रधान रही है, जिसके कारण कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता पाई जाती है। आदमी सबसे पहले अपना पेट भरने के लिए अनाज ही उत्पादन करता है, खाद्यान्न का बाजार के लिए उत्पादन नहीं करता है। तो ये स्थिति भारत के कृषि के सेक्टर में देखी जाती है। किसान फसलों का उत्पादन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करता है। बाजार के लिए बेची जाने वाली फसलों का जो अनुपात है वो नगण्य है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में ये देखा जाता है। मानसून पर निर्भरता है। सदियों से भारत की कृषि मानसून का जुआ मानी जाती है। अच्छी मानसून होने पर उत्पादन अच्छा हो जाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। आजकल सिंचाई का प्रसार बड़े स्तर पर हुआ है, फिर भी शुद्ध कृषित भूमि के करीब 49% भाग पर ही सिंचाई होती है, यानी कि मानसून पर आश्रितता अभी भी बनी हुई है। फिर है परंपरागत कृषि की विशेषता एक ये है कि पशुपालन के साथ संपूरकता है। फसल कृषि और पशुपालन शुरू से एक साथ ही किए जाती रही है। कृषक पशु शक्ति का विविध रूपों में कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं, बोझ ढोने के लिए, दूध प्राप्ति के लिए, कई बार मांस प्राप्ति के लिए भी। इसके लिए वे कृषि के अपशिष्टों को चारे के रूप में काम में ले लेते हैं, तो इसलिए दोनों कृषि और पशुपालन संपूरक हो जाते हैं आपस में। हालांकि फसल कृषि की केंद्रीय भूमिका है भारतीय क्षेत्र में। पशु का जो पालन है वो गौण व्यवसाय है, एक तरह से पूरक है। उससे कुछ किसान की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता भी न्यून है। एक और विशेषता है कृषकों की गरीबी और कर्जदारी। निर्वाहमूलक कृषि क्षेत्रों में कर्जदारी एक सर्वव्यापक विशेषता है, लेकिन भारत में ये ज़्यादा ही दुखदायी स्थिति में देखी जाती है। 1956 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के करीब 70% काश्तकार कर्जे में थे। नए आंकड़ों में भी किसानों की गरीबी का संकेत मिलता है। सरकार द्वारा सहकारी समितियों से कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाती है, परंतु इसका प्रभाव मझले तथा बड़े किसानों तक ही सीमित है। छोटे किसानों का तो बड़ा अनुपात अब भी ऋणदाताओं या महाजनों से भारी ब्याज पर 20 से 30, 35, 36% प्रतिवर्ष पर कर्ज लेता है और धीरे धीरे अपनी सारी भूसंपत्ति ऋणदाता को देकर कंगाल बन जाता है। ऐसा काफ़ी दशकों से या सदियों से होता है और अब भी गरीब या अल्प विकास कृषि विकास के क्षेत्रों में प्रचलित है। कम आय के कारण ही किसानों के लिए नई कृषि तकनीक को अपनाना और निवेश करना मुश्किल हो जाता है। एक विशेषता है कृषकों में भाग्यवादिता और निरक्षरता। ये माना जाता रहा है कि परंपरागत रूप से भारतीय किसान भाग्यवादी है, एक व्यवसाय के रूप में नहीं, जीवन प्रणाली के रूप में कृषि को अपनाए हुए है और ज़्यादा उत्पादकता की ओर उन्मुख नहीं है। कृषियों की भाग्यवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन के लिए अधिकाधिक शिक्षित करने की आवश्यकता भी है। कृषक या तो अशिक्षित है या निरक्षर हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी, ऋण या अन्य कार्यक्रमों का पता ही नहीं लगता है और वो गलत लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अपने इस व्याख्यान के दूसरे हिस्से में योजना काल में कृषि का संक्षिप्त चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के समय कृषि की दशा देश में काफ़ी दयनीय थी। परंपरागत कृषि थी, जीवन निर्वाहमूलक थी और खाद्यान्नों की प्रधानता वाली थी।
विभाजन के कारण गेहूं का 30%, चावल का 28%, जूट का 3/4, कपास का 1/4 से भी अधिक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। भारत में खाद्यान्नों और उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी इसलिए पड़ने लगी, हाथों हाथी पड़ गई। इसलिए नियोजित विकास की प्रक्रिया में शुरू से ही कृषि को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के बाद गेहूं, कपास, जूट के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से कारखाने भारत में रह गए, लेकिन खेत कृषि का उत्पादन उधर चला गया। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव इसीलिए हुआ था। अतः योजना आयोग जो 1950 में स्थापित हुआ, उसने प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 को कृषि योजना के रूप में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य ही खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता थी। इस योजना काल में 1/3 कुल बजट का 1/3 भाग कृषि और संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया गया और तिलहन, कपास के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर ली गई, किंतु जूट व गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। दूसरी योजना जो 1956 से 61 थी, उसको औद्योगिक योजना कहा जाता है, किंतु इस योजना में भी कृषि की उपेक्षा नहीं की गई थी, उसमें काफ़ी खर्च किया गया था। इस योजना में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कई शुरू की गई। तीसरी योजना 61 से 66 में कृषि के महत्व को पुनः स्वीकार किया गया और दूसरी योजना की भूलों को सुधारने का प्रयास किया गया। खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भरता का फिर से लक्ष्य लिया गया, किंतु तीसरी योजना दूसरी से भी ज़्यादा असफल रही। फिर 1 वर्षीय वार्षिक योजनाओं का काल आया। उसके बाद चौथी योजना 1969 से 74 में सघन कृषि कार्यक्रम पर बल दिया गया, जो कि एक तरह से है ना हरित क्रांति का शुरुआत थी। खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भरता के लिए नई तकनीक और शोध को विकसित किया गया, लेकिन इसका प्रभाव गेहूं को छोड़कर अन्य फसलों पर नहीं दिखा। छठी योजना 80 से 85 के दौरान कृषि पर कुल खर्च का 23-24% व्यय किया गया। कपास, पटसन व दालों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी, यद्यपि खाद्यान्न, गन्ना और तिलहन के उत्पादन में काफ़ी सुधार हुआ। फिर 8वीं योजना जो है 92 से 97 के दौरान शुष्क कृषि, पूर्वी क्षेत्र में त्वरित कृषि विकास, कृषि विविधता, बागवानी, मत्स्य, डेयरी उद्योग और तिलहन उत्पादन संबंधी कई विविध कार्यक्रम शुरू किए गए। विविधतामूलक कृषि के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कृषि और संबंधित गतिविधियों के विभिन्न पक्षों को बढ़ावा दिया गया। नवी योजना 98 से 2002 के बीच में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए क्रियान्वित, जैसे ग्रामीण विकास, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी, जवाहर रोजगार योजना आदि। 12वीं योजना में सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर के आसपास से बढ़ाकर 130 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जो योजना काल की जो ये संक्षिप्त आउटलाइन थी, इस अवधि में परंपरागत कृषि में क्या परिवर्तन आए। प्रथम था कृषि क्षेत्र में वृद्धि। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाना भी एक उपाय होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। 1950-51 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल बोए गए क्षेत्र का 36% था, 118.75 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2013-14 में 43% हो गया, 141.36 मिलियन हेक्टेयर। इस प्रकार सकल बोए गए क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, जो कि 47% के करीब थी। तो इस कृषि क्षेत्र में वृद्धि से उत्पादन वृद्धि भी प्राप्त हुई, नेचुरल है।
फसल उत्पादकता में वृद्धि 1950-51 से 12-13 के बीच विभिन्न फसलों की प्रति इकाई उत्पादन में इकाई क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि देखी गई। चावल की औसत उत्पादकता 668 से बढ़कर करीब 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं की 663 से 3117 किलोग्राम, ज्वार की 353 से 850, गन्ना की करीब डबल, कपास की उत्पादकता 88 से 486 किलोग्राम कपास की प्रति हेक्टेयर, और जूट की उत्पादकता 1043 से 2281 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई। मूंगफली के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन भारत में फसलों का ये सारी उत्पादकता कई महत्वपूर्ण कृषि के देशों से भी कम है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के साथ 1951-52 में केवल 0.7 लाख टन उर्वरकों का उपयोग हुआ, जो कि 10-11 में 28.12 लाख टन यानी कि 402 गुना हो गया। सकल कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग का स्तर पहले 0.50 किलोग्राम था, जो 144 किलोग्राम इस योजना काल में बढ़ गया। हालांकि कई विकसित देशों की तुलना में अब भी उर्वरकों का उपयोग काफ़ी कम है, जिसके कारणों में गरीबी, सुनिश्चित सिंचाई का अभाव, जानकारी का अभाव, अपर्याप्त आपूर्ति और कीमतों को दिया जा सकता है। चौथा पक्ष उच्च उत्पादक बीजों का उपयोग। हाई यील्डिंग वैरायटीज 70-71 में चावल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का करीब 15% उन्नत बीजों के अंतर्गत था, जो 96-97 में 77% हुआ। गेहूं का 35-36 से बढ़कर 35% से बढ़कर करीब 92% क्षेत्र उच्च उत्पादक बीजों के अंतर्गत हो गया। ऐसे ही मक्के, ज्वार और बाजरा में भी वृद्धि हुई, लेकिन दलहन और तिलहन की फसलों में उच्च उत्पादकता के बीजों का प्रयोग उतना नहीं हो पहुंच पाया। फिर सिंचाई में विकास, सिंचाई की सुविधा और आधारभूत ढांचे में भी विकास हुआ। प्रथम योजना 1951-56 के अंत में विभिन्न प्रकार की योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 26.26 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता विकसित की गई थी। 10वीं योजना के अंत तक ये बढ़कर 102 मिलियन हेक्टेयर, करीब 4 गुना हो गई थी। शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो 1950-51 में 20.8 मिलियन हेक्टेयर था, वो कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का केवल 18% से भी कम था, जो कि अब 46.3% हो गया। 1970-71 में गेहूं के अंतर्गत सिंचित जो फसल थी वो 54.3% थी, जो अब 91.3 है। चावल की 38 से बढ़कर 58, मक्के की 15-16% से बढ़कर मात्र 25, कपास के अंतर्गत 17 से बढ़कर केवल 35, तिलहनों के अंतर्गत 7 से बढ़कर 27 और गन्ने के अंतर्गत 72 से बढ़कर 93। यानी कई फसलों के जो शुष्क कर्ज क्षेत्रों में होती हैं, उनकी जो सिंचित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए उनकी उत्पादकता भी अपेक्षाकृत कम ही है। जैसे दलहन जो इन क्षेत्रों में होती है, वो उसका सिंचित क्षेत्र में उत्पादन 8.8 से 16% पहुंचा। फिर कृषि का यंत्रीकरण 50-51 में ट्रैक्टरों की संख्या 10,000 से कम थी। 1990-91 में ये 14.5 लाख पहुंची। डीजल पंप सेटों की संख्या 80,000 से 48.5 लाख, बिजली के पंप सेट 26,000 से 91 लाख हो गए। लेकिन ये इस प्रकार का जो यंत्रीकरण है, ये बड़े किसानों तक ही सीमित रहा है, देश के कुछ भागों और कुछ बड़े किसानों तक।
कृषि ऋण 51-52 में एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल ऋण का करीब 70% किसान महाजनों से लेते थे, 14% रिश्तेदारों से, थोड़ा बहुत व्यापारी और कमीशन एजेंटों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, केवल 3% सरकारी एजेंसियों से लिया गया। वर्ष 2008-9 में आंकड़े दिखाते हैं कि जो अनुसूचित बैंक हैं, सरकारी बैंक कह लीजिए, व्यापारिक बैंकों से लिया गया ऋण 3/4 से भी अधिक हो गया उसकी भूमिका। फिर आधारभूत ढांचे का विकास इस अवधि में, इसमें काफ़ी चेंज आए। स्वतंत्रता के समय भारत में परिवहन की सुविधाओं की भारी कमी थी, कच्ची सड़कें ज़्यादातर थी। आजकल बड़े पैमाने पर गाँव में सड़कों का निर्माण हुआ है। सभी 1000 जनसंख्या वाले गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना शुरू की गई है, हालांकि कई गांव अभी वंचित हैं। बैंकों की सुविधा में विस्तार हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कस्बे या नगरों में मिलेंगे। मंडी तथा विपणन सुविधाओं का विस्तार भी सीमित हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा को छोड़कर अधिकांश राज्यों में विपणन सुविधाओं की कमी है, अपेक्षाकृत कमी है। कृषि उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत सस्ता सुगम शक्ति का साधन है। इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 0.5% गाँव में बिजली थी, जो कि 12-13 में करीब 93% गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इस प्रकार योजना काल में किए गए प्रयासों का प्रभाव दिखाई भी पड़ता है, लेकिन वो उसमें असमानताएं काफ़ी हैं।